लोगों ने अपने भारत देश में एक व्यवस्था ली, जिस व्यवस्था को हम कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। क्या कहते हैं? संघात्मक। और ये संघात्मक व्यवस्था हमने किस देश से लिया? कनाडा। एक देश है कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? संघात्मक व्यवस्था। और एक चीज ध्यान रखिए, कनाडा और अमेरिका के बीच एक लाइन होती है, इस लाइन को 49 डिग्री लाइन कहते हैं। ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बता देता हूं, क्योंकि ये सब कहीं पे आएगा नहीं, जहां पे नाम आया वहीं पे बता देता हूं। ठीक, तो ये जो लाइन होती है, ये लाइन को कहते हैं 49 डिग्री लाइन। ये दो देशों के बीच है, इधर है यूएसए अमेरिका और इधर है कनाडा, दोनों पड़ोसी देश हैं। ठीक है ना, आप मैप में देखेंगे तो पता चलेगा। ये देखिए, ये आपका कनाडा है और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसी लाइन की मैं बात कर रहा हूं। इस लाइन को 49 डिग्री लाइन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? 49 डिग्री लाइन। दुनिया की सबसे शांति रेखा इसी को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि आज तक ये ऐसा बॉर्डर है जहां पे एक भी सेना नहीं रखी जाती। ठीक, इकलौता बॉर्डर नहीं कह सकते। नेपाल में भी आप जैसे चाहें तो भारत से नेपाल में जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, बाइक उठाए पहुंच गए नेपाल। ठीक है, वैसे इन दोनों देश में ऐसी मित्रता है कि यहाँ का आदमी अमेरिका में आ जाता है, अमेरिका का आदमी यहाँ चला जाता है। इसको कहते हैं विश्व की शांति रेखा। आपसे पूछेगा कि कौन सी लाइन को विश्व की शांति रेखा कहा जाता है, तो आप कहेंगे 49 डिग्री लाइन को। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कनाडा और यूएसए के बीच लाइन है। अब मैं बता रहा था, ये जो संघात्मक व्यवस्था है, ये संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा देश से लिया है। और संघात्मक व्यवस्था होता क्या है, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक होता है संघात्मक, ठीक है ना, संघात्मक, और एक होता है एकात्मक। ठीक है ना, दोनों में क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा। संघात्मक मतलब संघ, संघ मतलब समूह। ठीक है ना, जहां पे पावर बटी हो, जहां पे शक्ति का विभाजन हो, शक्ति का क्या हो, विभाजन हो। और एक होता है एकात्मक, जहां पे शक्ति का विभाजन नहीं होता, शक्ति केवल एक विशेष व्यक्ति के पास होती है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगर अमेरिका की गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया तो वहां के राज्य को वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, जापान की गवर्नमेंट को कोई कानून बनाया तो वहां के राज्य अपना कानून नहीं बनाते, राज्य का कोई कानून नहीं होता। जो केंद्र सरकार कानून बना दी, वही सारे कानून राज्यों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। केंद्र और राज्य में एक छोटा सा फर्क होता है, उसको समझ लीजिए। जैसे आपको पता है कि राज्यों के जो पुलिस होते हैं, ठीक है ना, उन पुलिस की नियम और सैलरी, उनकी रूपरेखा अलग होती है। पुलिस राज्य का विषय है, यानी राज्य सरकार मेंटेन करती है, गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरा उत्तर प्रदेश सरकार देखेगी, केंद्र सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो अब इसको समझेंगे कैसे। जैसे अब पुलिस हुआ, अगर केंद्र सरकार पुलिस पे कोई नियम बनाएगा कि पुलिस की भर्ती कैसे होगी, तो वो पूरे देश में एक ही नियम पे चलेगा। ठीक है ना, लेकिन पुलिस राज्य का विषय है, तो इसलिए इसके नियम अलग है। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर आप 24 साल के ऊपर हो गए तो ओवर एज माना जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं तो 40 साल उम्र में भी आप पुलिस का फॉर्म डाल सकते हैं। अंतर आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अपना नियम अलग बनाया है, वहां की विधानसभा ने अपना नियम अलग बनाया, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने अपना नियम अलग बनाया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है ना। लेकिन अगर यही अपना देश एकात्मक रहा होता, एकात्मक मतलब केवल एक लोग कानून बनाएंगे और पूरे देश में वो फॉलो होगा। अगर एकात्मक रहा होता, तब केंद्र गवर्नमेंट जो नियम बनाती वो पूरे राज्य पे क्या होता, वही नियम चलता। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। एकात्मक क्या है, संघात्मक क्या है। और हमने क्या किया, हमने बांट दिया। एक शक्ति दे दी, राज्यों को दे दिया कि कुछ विषय ऐसे होंगे जिसपे कानून राज्य सरकार बनाए, ठीक, और कुछ विषय ऐसे होंगे जिसपे कानून केंद्र सरकार बनाएगी, और कुछ विषय ऐसे होंगे जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होगा, केंद्र और राज्य दोनों का होगा। ठीक है ना, ये तीनों बात को समझिए। जैसे राज्य गवर्नमेंट होता है, जैसे कृषि, अगर आपकी खेती बर्बाद हो गई तो कितना मुआवजा मिलेगा, ये तय करेगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं।
पुलिस पे क्या नियम बनेगा, कितने पुलिस की भर्ती होगी, कब होगी, कैसे होगा, ये सब राज्य गवर्नमेंट तय करेगा, केंद्र से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना। ऐसे ही अब आते हैं केंद्र की बात करते हैं। केंद्र में जैसे रेलवे केंद्र का विषय है। कौन सी ट्रेनें कहां चलेंगी, कब चलेंगी, किस टाइम पे चलेंगी, उसका किराया भाड़ा क्या होगा, ये केंद्र सरकार तय करेगी, राज्य से कोई लेना देना। ठीक, तो रेलवे किसमें आ गया उसमें। जैसे वायुयान है, आपको यहां से लंदन जाना है तो उसका किराया क्या होगा, क्या उसकी नियम कानून होंगे, वो सब कौन बनाएगा, केंद्र गवर्नमेंट बनाएगा। अब देखिए तीसरी बात, जैसे हुआ ये केंद्र और राज्य दोनों, जैसे हुआ शिक्षा है, अगर शिक्षा आया तो शिक्षा अच्छी हो सके, इस पे केंद्र अपना नियम बनाएगा, राज्य अपना नियम बनाएगा, दोनों नियम चलेगा। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। अब राज्य गवर्नमेंट चाहे तो राज्य गवर्नमेंट ये कह दे 6 से लेके 40 वर्ष यानी आजीवन शिक्षा मैं निःशुल्क रखता हूं, शिक्षा पे कोई 1 रुपए शुल्क नहीं लगेगा। ये राज्य के पास अधिकार है। यानी शिक्षा पे कानून कौन बनेगा, केंद्र भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगा। मतलब कुल मिला के दोनों मिलके जितनी अच्छी शिक्षा दे सके उतनी अच्छी शिक्षा जनता को दें, लेकिन फिर भी दे नहीं पा रहे हैं। दोनों लपटिया गए हैं, तब भी नहीं दे पा रहे हैं और न दे पाएंगे। जिस दिन दे दिए उस दिन इन लोगों का जो जातिवाद है, जो धर्मवाद है, सब तबाह हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए इस पे प्रबल कानून नहीं बनता। मान लीजिए कोई कानून ऐसा बन गया, ठीक है ना, जिस पे भाई ऐसा विषय है कि केंद्र राज्य दोनों बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं जनसंख्या क्या है, ये दोनों के पास अधिकार है। अब देखिए देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है लगातार जनसंख्या की वृद्धि होना। जब अपना देश आजाद हुआ उस समय हम लोग लगभग 40 करोड़ थे और 70 से 75 साल और ले लें तो लगभग 80 पूरा नहीं, 80 से थोड़ा सा कम, 80 साल के अंदर हम लोग 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ा दिए। वो 40 करोड़ मिलके 140 करोड़ जनसंख्या कर दिए। अब जरा कल्पना करिए 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश इतने में न जाने कितने देशों को अपने देश में समा सकता है। ठीक, रूस इतना बड़ा क्षेत्रफल, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, वहां की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ के आसपास है, हमसे कितना कम है, इसीलिए वो लोग विकास कर रहे हैं। अगर आप 100 रुपए कमाए, केवल आपको अपने लिए सब्जी लेना होगा तो आप 50 रुपए में सब्जी खरीद लेंगे। ठीक, अगर उस 100 रुपए में 10 लोगों का लेना हो तो आप क्या किसी का नहीं ले पाएंगे, फिर वो किसी के लायक नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। तो वही चीज होता है, लगातार जनसंख्या बढ़ने से देश का विकास अवरुद्ध होता है। अब इस पे कानून राज्य गवर्नमेंट भी बना सकती है जनसंख्या पे, और केंद्र गवर्नमेंट भी बना सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा कानून आ गया, 1 मिनट के लिए कोई ऐसा कानून आया कि राज्य गवर्नमेंट का अलग है, केंद्र गवर्नमेंट का अलग है, और दोनों में लड़ाई या विवाद उत्पन्न हो गया। राज्य वाला कह रहा है हम अपना कानून मानेंगे, केंद्र वाला कह रहा है नहीं मेरा कानून तुम्हें मानना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में केंद्र वाले के कानून को ज्यादा वरीयता दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य, जब कोई नियम ऐसा बने जिसपे केंद्र सरकार भी बनाई हो, राज्य सरकार भी बनाई हो, और उसमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो, तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा, राज्य सरकार के कानून को नष्ट मान लिया जाएगा। समझ में आया। ये 3 सूचियां हैं। इसको बांटा क्यों गया है, ताकि राज्य को लगे कि हम भी, मेरे पास भी अधिकार है, केंद्र को लगे मेरे पास। अब आपको पता चल गया कि कुछ चीजों में केंद्र गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा अधिकार है और बहुत सारी चीजों में राज्य सरकार के पास, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों के पास है। ये बात क्लियर हुई। ठीक है ना। यही होता है संघात्मक शासन। एकात्मक में एक कानून बनाएगा, सब पे थोप देगा, ये करना है तो करना है। और हमारी जो व्यवस्था है संघात्मक, ये हमने लिया कनाडा देश से। ठीक, एकात्मक हमने न्यायपालिका लिया। क्या लिया? न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका एकात्मक है, यानी कोई भी, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपको जाना पड़ेगा, अगर जाना होगा तो केवल एक कोर्ट होगा पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट।
आप केरल के होंगे तब भी दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे तब भी दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। बहुत देशों में ऐसी भी व्यवस्था है, राज्य का अपना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर एक उसने अपना सुप्रीम कोर्ट बनाया, राज्य सुप्रीम कोर्ट बना दिया है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना हो तो एक और कोर्ट है, वो केवल उत्तर प्रदेश का मैटर देखेगा, वो जो फैसला दे दिया वो आखिरी फैसला होता है। ठीक, ऐसा ये इसको कहते हैं कि न्यायपालिका संघात्मक, मतलब उसको राज्य और केंद्र दोनों में बांट दिया गया। ठीक, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं, हमारे देश में एकात्मक न्यायपालिका है। एकात्मक मतलब हमारे यहाँ जो भी न्याय होगा, अगर हाई कोर्ट के खिलाफ जाना है तो आप किसी भी संघ के राज्य क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर न्यायपालिका पूछा एकात्मक और नागरिकता पूछेगा तब भी आप क्या कहेंगे, एकल नागरिकता, एक बार केवल नागरिकता लेना है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग और केंद्र सरकार की अलग। नागरिकता एकल है, न्यायपालिका एकात्मक है और हमारा जो सरकार है वो संघात्मक सरकार है। ठीक है ना, ये तीन बातें हमको क्लियर हुई। कहां से क्लियर हुई? ये केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है ना, अब आते हैं कुछ चीजों पे विशेष ध्यान दें। अब ये बटा कैसे है? मेन पावर, दो तीन पावर होते हैं, जैसे विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब होता है कि विधि बनाने वाली पावर, जो नियम कानून बनाने वाली पावर होता है उसे विधायी शक्ति कहते हैं। विधायी शक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है कि विधि का निर्माण करना। ठीक है ना, आप जब अनुच्छेद खोलेंगे संविधान का अनुच्छेद 245 से 255 तक, तो आपको विधि बनाने वाला कानून दिखेगा। कहां पे? ये राज्यों में। ठीक है ना, विधि कहां पे कौन राज्य बनाएगा, कहां पे केंद्र बनाएगा, ये सारी व्यवस्था विधि बनाने की शक्ति है। एक होता है प्रशासनिक शक्ति, मतलब कहां पे किसकी सेना रहेगी। जैसे केंद्र सरकार की अपनी सेना होती है बॉर्डर पे रखने के लिए, ठीक, जिसको हम आर्मी कहते हैं, बीएसएफ कहते हैं, ये चीजें। केंद्र सरकार की अपनी पुलिस होती है और केंद्र सरकार की पुलिस का नाम है सीआरपीएफ, उसको कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है ना, सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व, वो भी पुलिस है लेकिन वो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की नहीं, सीआरपीएफ। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, प्रशासनिक शक्ति मतलब राज्य गवर्नमेंट भी अपनी सेना रखी है पुलिस के रूप में, तो वो पुलिस कहां लगाएगी, कौन से नियम कानून पे पुलिस कार्यवाही करेगी और किसमें केंद्र सरकार की पुलिस कार्यवाही करेगी, ये सारी व्यवस्था किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 256 से लेके अनुच्छेद 263 तक। ठीक है ना, ये हुआ आपकी प्रशासनिक शक्ति। एक होता है वित्त शक्ति। वित्त शक्ति क्या होता है? पैसा, दोनों को कोई भी कार्य करेंगे पैसा दोनों को चाहिए, तो किसका टैक्स राज्य लेगा और किसका टैक्स केंद्र सरकार लेगा, इसका भी बंटवारा किया गया है। जैसे आप रेलवे में टैक्स दे रहे हैं तो आप केंद्र सरकार को दे रहे हैं टैक्स। ठीक है ना, अदर किसी में दे रहे हैं, जैसे कृषि पे हो गया, ठीक, और या परिवहन जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन हो गया, ठीक है ना, राज्य गवर्नमेंट की, उसमें जो आप किराया दे रहे हैं वो राज्य सरकार के खाते में जा रहा है, तो इसको कहते हैं वित्तीय शक्ति। ये आर्टिकल 264 से शुरू होगा 293 तक, 264 से 93 तक वित्तीय शक्तियां बांटी गई है। ठीक है ना, ये तीन प्रकार की शक्ति है। हम केंद्र राज्य संबंध में तीन शक्तियां पढ़ेंगे। अब इन तीनों शक्ति में सबसे पहले विधायी शक्ति पढ़ते हैं, और विधायी शक्ति में सबसे पहला अनुच्छेद है 245। 245 अनुच्छेद में तीन बातें लिखी गई। पहली बात लिखा गया कि जो भारत का केंद्र गवर्नमेंट होगा, केंद्र गवर्नमेंट या इसी को कहते हैं संघ सरकार, क्या कहते हैं? संघ सरकार। ये जो केंद्र सरकार होगी या जो संघ सरकार होगी, ये भारत के पूरे क्षेत्र पे कानून बनाने का अधिकार है। पूरे भारत पे, भारत की जितनी धरती है, धरती के एक एक कोने पे कहीं भी नियम कानून बनाना हो, वो नियम कानून केंद्र सरकार बना सकती है। ये पावर संघ सरकार को दिया गया, पहली बात। दूसरी चीज, राज्य क्षेत्र। ठीक है ना, राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, पहला दिन है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, राज्य सरकार का मतलब क्या होता है कि जो भी राज्य होगा, जैसे 1 मिनट के लिए मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो जो भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल पे उत्तर प्रदेश का विधानसभा नियम कानून बनाएगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है ना, तो राज्य क्षेत्र में
कानून बनाने का अधिकार राज्य का है या राज्य विधानसभा का है, यह बात आपको ध्यान में रखना। तीसरी बात कहता है कि भारत के बाहर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार के पास है। यह बात थोड़ा कम पच रही है कि भारत के बाहर क्या अमेरिका में भी नियम बनाएंगे क्या केंद्र सरकार वाले, नहीं। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपने एक कंपनी खोला, ठीक है ना, और वो कंपनी 1 मिनट के लिए मान लीजिए मानने में क्या जाता है, अमेज़न के सीईओ आप बन गए और आप भारत के हैं और भारत के लोगों ने इसका निर्माण किया 1 मिनट के लिए। अब अमेज़न पूरी दुनिया में है, ठीक है ना, हर देश के लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। तो अब केंद्र सरकार के पास एक अधिकार होगा, क्या अधिकार होगा कि अमेज़न के मालिक आप बन गए, यानी भारत का नागरिक बन गया। अब भारत की सरकार ये कर सकती है, मान लेता हूं चीन के लोग अमेज़न का यूज ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, नेपाल के लोग कम पढ़े लिखे हैं या नेपाल के लोग ज्यादा नहीं, न के बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना, और कोई देश और है वहां भी कम कर रहे हैं और एक देश है वहां पे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होता है कि चीन में अमेज़न पे टैक्स वो अपने हिसाब से लगाए, यहां बिक्री ज्यादा है यहां टैक्स ज्यादा वो कर देगी। नेपाल में अमेज़न को यूज करने वाले कम है तो यहां पे टैक्स कम कर देगी, यहां कम यूज करने वाले हैं कम, जहां ज्यादा है वहां टैक्स ज्यादा करेगी। कुल मिला के आपकी कमाई हो रही है चाइना में, अमेरिका में, रसिया में, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते देश के केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि आप चाहे जहां व्यापार करें, चाहे देश चाहे विदेश, लेकिन आपके ऊपर टैक्स लगाएगा केंद्र सरकार, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। ये बात पता चली। दूसरी चीज, मान लेता हूं 1 मिनट के लिए मैं अमेज़न का मालिक था, मेरे पास खरबों रुपए थे, ठीक है ना, मैं आरबीआई से लोन लेने गया। आरबीआई को पता है यार ये बड़ा आदमी है और बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, ठीक, बड़ौदा बैंक में लोन लेने नहीं आएंगे, वो बड़े बैंक में चले गए और वहां से लोन लेने गए, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक से। अब वहां लोन लेने गए, हमें पूरे दुनिया में नेटवर्क बिछाना है तो उसमें पैसा ज्यादा चाहिए, 2, 4, 10 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए नहीं, उनको कितना चाहिए, लगभग मान लेते हैं हम 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए लोन ले लिए, ठीक है ना। और मेरी जो संपत्ति है पूरे भारत में मेरी जो संपत्ति है वो 5,000 करोड़ रुपए है। कितना है? 5,000 करोड़ रुपए। अब ध्यान से देखिए, मेरे मन में आया, मेरे खोपड़ी में एक विचार आ गया कि अगर मेरा सिविल बराबर है, मैं अच्छे से व्यापार कर रहा हूं, मेरा व्यापार बढ़ता जा रहा है और मुझे लोन आसानी से मिल जाएगा। अब मैं खोपड़ी लगाया कि 10,000 करोड़ रुपए ले लेता हूं और लोन लेने के बाद भारत छोड़ के चला जाऊंगा विदेश, और इसी 10,000 करोड़ में विदेश में जमीन लूंगा, बड़े बड़े फैक्ट्री डाल दूंगा और वहां पे टैक्स न के बराबर है, वहां और फायदा मेरा मिलेगा, और भारत सरकार की नागरिकता छोड़ के मैं अमेरिका की नागरिकता ले लूंगा, तो भारत सरकार मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगी। और भारत सरकार करेगी तो करेगी क्या, यही जो मेरा 5,000 करोड़ रुपए मेरी संपत्ति है इसी को जब्त कर लेगी, और 5,000 करोड़ संपत्ति जब्त कर ले, मैं ऑलरेडी 5,000 करोड़ फायदे में हूं। ये जाएगा किसका? हमारा आपका टैक्स का पैसा लेके भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो 5,000 करोड़ की संपत्ति मेरी है, मैं खुशी खुशी कहूंगा ले लो, पूरा जब्त कर लो, बोली लगा लो, जितना पाना वो बेच दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने 10,000 करोड़ लिया, डबल फायदा लेके मैं भागा हूं, ठीक। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया। ये क्या है? ऐसा लोग करते हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक। किंग ऑफ स्काई, धीरे धीरे वो भगोड़ा घोषित हो गए। अब केंद्र सरकार के पास एक पावर और दी गई। क्या दी गई? ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार के पास, ये जो भारत के बाहर वाला कहा, तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि आप भारत के नागरिक होने के बाद यहां भारत देश से लोन लेके भाग गए, अगर भाग गए तो आपके भारत की संपत्ति तो जब्त की जाएगी, साथ में अमेरिका में अगर फ्लैट लिए हैं तो वो भी संपत्ति की बोली भारत लगाएगा, ठीक। जहां रहेंगे, जहां घर बनाएंगे, जो प्रॉपर्टी बनेगी, जो कंपनी बनेगी, भारत सरकार के पास अधिकार है कि वहां जाने के बाद उस पूरी कंपनी को बेच के पैसा लेके भारत चला है। यह अधिकार भारत सरकार के पास। अब यह नियम बन गया तो क्या किसी के मन में यह विचार आएगा क्या भागने वाला? कभी नहीं आएगा। वो जानता है लंदन में भागेंगे, वहां से साला पकड़ खींच लाएगा,
यही हुआ विजय माल्या के साथ। लंदन की सरकार से बातचीत करके उठा लाए, लंदन में भी जो प्रॉपर्टी है उसकी भी नीलामी कर दी, अपने आप वो अपने अंडर में आ गए। उनको क्या लगा था बाहर चला जाऊंगा तो ये पकड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। तो आपको 3 बात बताया 245 में, पूरे देश में कानून संघ बनाएगा, राज्यों का कानून राज्य सरकार बनाएगी। तीसरी बात बताया कि भारत के बाहर अगर भारत का व्यक्ति कोई कंपनी डाला तो टैक्स का अधिकार केंद्र सरकार का, साथ में अगर वो भगोड़ा घोषित होकर दूसरे देश में संपत्ति बनाए तो उसकी नीलामी का अधिकार भारत सरकार के पास होगा, ठीक है ना। ये 3 बात आर्टिकल 245 कहता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, आगे कुछ विशेष परिस्थितियां हैं उसको समझिएगा। जैसे अनुसूचित क्षेत्र में, जैसे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। अब आज भी भारत देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे इंसान है लेकिन उनका इंसानियत जैसा जीवन नहीं है। जैसे वो आज भी पेड़ों के पत्ते खाते हैं, फल पे रहते हैं, जानवरों को मार के कच्चा खा लेते हैं, पका के खा लेते हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ट्रेन को देखेंगे वो घबरा जाएंगे, कौन सा यंत्र है कि जो लोहे का बना है दौड़ते चला जा रहा है, पता नहीं कहां चला जा रहा है, ठीक। उनको मतलब 1 मिनट के लिए किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं, ठीक। अब तुम बताओ, मैं अगर नियम बना दिया कोचिंग का कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते समय कोई भी बच्चा बाहर गया तो वो बर्दाश्त के बाहर होगा, ठीक है ना। ये नियम मेरा बन गया। अब ये नियम किसके लिए होगा? जो समझदार हो। और जो अबोध बालक हो, 5 साल से छोटा हो, वो कहा जाने नियम कानून, बैठा है रो के पे करते भाग जाएगा यहां से, ठीक है ना। तो ऐसे ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां, यहाँ के लोगों का विकास नहीं है, ठीक। इनको ये सब पेड़ भी काटते हैं तो इनके ऊपर केस नहीं हो सकता। हम आप हरा पेड़ काटेंगे तो तुरंत केस होगा, ठीक है ना। ये नियम बनाया गया क्योंकि अभी इनको देश के नियम कानून के बारे में जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी समुदाय से आती हैं, उनको राष्ट्रपति इसीलिए बनाया गया कि उनके समुदाय के लोग जाने कि ये अपना देश है और हम भी पढ़ने लिखने के बाद, ठीक है ना, हम भी पढ़ने लिखने के बाद आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आप आईएएस का एग्जाम देने जाएंगे, एसएससी का सिलेबस कवर है तो विश्वास मानिए आप आईएएस बन जाएंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे छूट बहुत दिया जाता है, ठीक है ना, एकदम ना के बराबर। ये मान लिया आपको थोड़ा सा जानकारी, जितना मुझे जानकारी इतने में आईएएस के ये जो है आईएएस के ऊपर पहुंच जाएंगे वो लोग, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो माना गया अभी तक वो भारत के मुख्य जो जीवन शैली है उससे हमेशा वो बिछड़े थे, अलग थे, इसलिए इन दोनों पे कानून नहीं चलेगा। किसका? संघ सरकार का कानून नहीं चलेगा, ठीक है ना, राज्य सरकार का कानून नहीं चलेगा। तो कानून चलेगा किसका? राज्यपाल का। अब राज्यपाल अपने हिसाब से कानून बनाएगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो ये कानून बनाएगा ही नहीं कि बीच में भागना नहीं है, नहीं तो वो रो के तो भागेगा ही। लैट्रिन बाथरूम क्लास में नहीं करना है, ये कानून नहीं बनाएगा, वो बच्चा है कर भी सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये सभी अपने समाज से हमेशा अलग रहे हैं, इसलिए केंद्र और राज्य का कानून यहां नहीं चलेगा, यहां राज्यपाल ही जो कानून बनाएगा वही कानून चलेगा। अगली बात, एक लाइन और लिखा है, कुछ यूटी, यूटी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। जैसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान से देखिए, एक दादर व नागर और इसी के साथ एक और मर्ज हो चुका है दमन दीव, दमन दीव। अब ये सब एक केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, दादर नागर दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद लक्षद्वीप, इसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे दादर और नागर दमन और दीव, यहां जो है ये समुद्र के किनारे वाले तट हैं, ठीक। यहां पे बहुत जनसंख्या नहीं है, ज्यादातर मछुआरे रहा करते हैं, तो यहां पे जो नियम कानून होगा वो डायरेक्ट राज्यपाल या राष्ट्रपति तय करेगा, केंद्र और राज्य से संबंध नहीं है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आप भारत में देखेंगे, ये देखिए ये लक्षद्वीप है, यहाँ कई छोटे छोटे द्वीप बने हैं लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या। जैसे मान लीजिए समुद्र के अंदर डिघिया जो अपना गांव है, इतने बराबर जमीन ऊपर आ गई, वहां पे लोग रहने लगे, ठीक है ना।
और ऐसा लक्षद्वीप में ऐसा कई जगह है जो आज तक वहां पे इंसान जो गया है वो वापस नहीं लौट आया। क्यों नहीं लौट आया? उसका रीजन मैं आप लोग रिसर्च करेंगे पता चलेगा। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप पे बना है, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे जंतु होते हैं उनकी खोपड़ी पे पूरा ये लक्षद्वीप बना, ठीक। अब होता क्या है, वहां के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धनुष बाण लेके खड़े हैं। तुम्हें देखेंगे, तुम 10 लोग हो, लगेंगे भागने, उनको लगेगा तुम जान से धनुष मार के तुरंत आपका मांस वांस पका खाए, नहीं कच्चे ही खा लेंगे, ठीक है। तो ऐसी जगह पे कौन जाएगा नेतागिरी करने, अपना नियम कानून, वो क्या जाने डीएम एसडीएम क्या है, धनुष बाण उठाए पीट पाट के बगल हो जाएंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में लक्षद्वीप, दादर नागर, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार देखिए भारत से दूर एक किनारे पे है, ये देखिए ये है अंडमान निकोबार, यहाँ ये भी भारत का ही हिस्सा है। अब यहाँ पे बहुत जनसंख्या नहीं रहती, न के बराबर रहती है। तो यहाँ 3 जगह जो कानून बनेगा वो कानून किसके द्वारा, यहाँ के जो प्रशासक, राष्ट्रपति यहाँ पे प्रशासक चुनता है, यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता। यहाँ पे जिसको राज्यपाल प्रशासक के रूप राष्ट्रपति जिसको प्रशासक के रूप में चुन दिया वही पूरा शासन सत्ता चलाएगा। तो ये 3 परिस्थिति में कानून नहीं लगेगा, और कानून कहां कहां लगेगा ये बात हो गई। अब आर्टिकल 246 पे आते हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 3 सूचियों की बात की गई है, एक है संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तीनों पे ध्यान रखना। ये अनुच्छेद 246 कहता है कि भारत के संविधान में 3 सूचियां होंगी। मैं आपको यहां लिख के बताता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए आर्टिकल 246 आपसे कहता है 3 सूची होगी, एक होगी संघ सूची, एक होगी राज्य सूची और एक होगी समवर्ती सूची। क्या होगी? समवर्ती सूची। अब ध्यान से देखिएगा, जब अपना संविधान बना तो उसमें पूरा मेंशन किया था कि इस विषय पे केंद्र सरकार कानून, इस विषय पे राज्य सरकार, इस विषय पे तीनों बनाएंगे, ठीक है ना। वैसे जब अपना देश बना तो उस समय संघ सूची में कितने विषय थे, यहां पे मैंने लिखा है 97। कितने विषय थे? 97। लेकिन आज समय में कितने विषय, ऐसा पूछेगा तो 100। अगर मूल संविधान में संघ सूची में कितना विषय था ऐसा क्वेश्चन आया तो 97। अगर वर्तमान में पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? वर्तमान में कितने हैं? 100। क्या है? 100। अब आते हैं राज्य सूची की बात करते हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? 66। मूल संविधान में कितना था? 66। लेकिन वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान में कितना है? 61। जब देश का संविधान बना तब 66 था, अब कितना है? 61। ऐसे ही समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने थे? 47। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 52। कुछ चीजें आगे पीछे आती जाती बढ़ती घटती रहती है। जैसे संघ सूची, जैसे पूरे देश में बॉर्डर, ध्यान से देखिएगा, भारत देश है, ठीक है ना, मान लेता हूं, ये मान क्या लेता हूं, अपना भारत है ही, मानने वाली कौन सी बात। देखिए 1 मिनट के लिए, ये अपना प्यारा सा भारत देश है। अब यहाँ पे एक राज्य बसा हुआ है और इस राज्य का नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से राजस्थान में आए तो आने के लिए टैक्स दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? सीमा शुल्क। व्यक्ति नहीं आता तो सामान आता है। बहुत सारी चीजें भारत से बाहर जाती है, बहुत सारी आती है। बाहर जाने वाले को निर्यात कहते हैं और बाहर से सामान मंगाने वाले को आयात कहा जाता है। तो यहाँ पे जो शुल्क लगेगा, आयात शुल्क या निर्यात शुल्क या व्यक्ति के आने जाने की जो सीमा शुल्क होती है, जैसे आप लोग पुल वाला रोड का ये देखे हैं, यहां से इलाहाबाद जाएंगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, वैसे जब किसी देश में प्रवेश करते हैं तो वहां भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो सीमा शुल्क होता है, क्या होता है? सीमा शुल्क। इसको कहते हैं सीमा शुल्क। जब कोई सामान आप यहां से दूसरे देश में बेचने ले जाएं या वहां से यहां ले आए तो सीमा शुल्क जो होगा वो केंद्र सरकार लगाएगी। भले यहाँ राजस्थान है लेकिन राजस्थान सरकार टैक्स नहीं ले सकती। कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगा। तो मतलब पूरे बॉर्डर पे जो सीमा शुल्क होता है वो कौन लेता है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार सीमा शुल्क लेगा, वायुयान पे लेगा, यानी हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ेगा तब लेगा। इसके अलावा रेलवे में लेगा, जो रेल व्यवस्था है अपना इसमें लेगा। और जनगणना, जनसंख्या अलग होती है, ठीक है ना। जनगणना अलग है। जनसंख्या मतलब लोगों की कितने लोग हैं आपके राज्य में,
और जनगणना मतलब गिनती करना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको गिन रहा हूं 1 2 3 4 5, ये जनगणना हो गई। और जनसंख्या क्या है, डायरेक्ट बता दूं 47 लोग बैठे हैं इस क्लास में, ये क्या हो गई, जनसंख्या हो गई। ठीक, तो जनगणना ये सब मुख्यतः संघ सूची में आते हैं, यही सब पूछेगा आपसे। और भी चीजें हैं, लेकिन जो मेन है वो बता रहा हूं। राज्य सूची में क्या आएगा, जैसे परिवहन हो गया, कृषि हो गया। अच्छा, वन किस में आता है, कोई बता सकता है? समवर्ती सूची, ठीक है ना। वन क्या आएगा इसमें, वन। परिवहन हो गया, कृषि हो गया, पुलिस हो गया। ठीक, अगर इन सब पे कानून बनाना होगा तो राज्य सरकार बनाएगी। अब आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जैसे वन हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा पे दोनों, इसमें कानून दोनों बनाएगा, इस पे कानून केवल राज्य सरकार बनाएगी, इस पे कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी। ये आर्टिकल किसमें है, 246, ठीक है ना। ये पूरी बात, और ये आंकड़ा जरूर याद रखिए। मूल संविधान में कितना था, आज कितना? संघ सूची में 97 थे, वर्तमान में 100 है। अगर 100 ऑप्शन में न दिखे तो 99 पे टिक करना। ठीक, राज्य सूची में मूल संविधान में 66 थे, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 थे, वर्तमान में 52 है। ये आपको आंकड़ा पता होना चाहिए। ये बात हो गई, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा अवशिष्ट शक्तियों पे, ठीक है ना। पांडे सर का टाइम हो गया है। अवशिष्ट शक्तियां, 1 मिनट के लिए ध्यान रखिए, बहुत अच्छा अनुच्छेद है 248, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो एक छूटा हुआ है, इसको भी बता देता हूं। अवशिष्ट शक्ति, क्या अवशिष्ट शक्ति, ये क्या होता है? अवशिष्ट शक्ति, जब संविधान बना, ठीक, तो उस समय बहुत सारी चीजें थे जो समाज के सामने थे ही नहीं, समय के अनुसार आया, और वो किसी विषय में नहीं है। अवशिष्ट मतलब क्या हुआ, ऐसा विषय जो किसी कानून में न संघ सूची में हो, न राज्य सूची में हो, न समवर्ती सूची में, ऐसा कहीं भी ना हो, तो उसको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। किसको है? केंद्र सरकार। एग्जाम्पल मैं लेता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। जब संविधान बना 1947 से शुरू हुआ, 50 में लागू हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जब संविधान बना उस समय क्या कोई ऐसा था क्या जो बैठे बैठे नेट चला रहा हो सदन में? था ही नहीं। मोबाइल अभी 10-20 साल पहले आई क्रांति, मोबाइल नहीं थी तो नेटवर्क तो बहुत दूर है, ये नेट वोट वाली बात दूर है। उस समय नेट था ही नहीं। क्या कोई उस समय कल्पना कर सकता है क्या कि अकाउंट से हम पैसे खींच लेंगे, अपने अकाउंट में डाल लेंगे? ये कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उस समय था ही नहीं। ठीक, लेकिन वर्तमान में है कि नहीं है? नेट भी है, और ऑनलाइन आप ट्रांसफर, बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं हमको, तो वो ऑनलाइन पैसे दे रहे हैं। और इसी में आते हैं साइबर अपराधी, वो लैपटॉप लेके बैठे हैं, ओटीपी किसी बहाने से मांगेंगे, आपके अकाउंट का पूरा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है ना। तो साइबर अपराधी न राज्य सूची में है, न तो समवर्ती सूची में है, क्योंकि जब देश का संविधान बना तो उस समय ये साइबर अपराधी ये किसी विषय का सब्जेक्ट में था ही नहीं, तो इसको रखा गया किसमें? अवशिष्ट शक्तियों में। अब वर्तमान में है कि नहीं साइबर अपराधी? अब इन पे कानून कैसे बनेगा, इनका एफआईआर कहां दर्ज होगा, इनके थाने कहां कहां बनाए जाएंगे, इसके अधिकारी कैसे चुने जाएंगे, इसके जो पुलिस वाले जैसे उनकी ट्रेनिंग होती है पकड़ने के लिए चोर को, वैसे ही साइबर अपराधी की ट्रेनिंग कैसे होगी, वहां पे लैपटॉप, ओटीपी, इन सब माध्यमों द्वारा, ये सारा का सारा नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। इसी को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां 248 में है, और ये केंद्र सरकार के हाथ में रहता है। राज्य, और ये देखिए 249, 251, 253, इसको नोट करिए, कल याद दिलाइएगा। ये छोटा सा चीज है, मैं बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कब कानून मान्य होगा और कब कानून नहीं मान्य होगा, ठीक है ना। कहिए तो बता दूं, छोटा सा ही है। चलो देख लो, राज्यसभा, मान लीजिए कोई विषय है, 1 मिनट के लिए मैं मान लिया कृषि, और उत्तर प्रदेश में इतनी बाढ़ आ गई है, अब इस पे कृषि पे नियम कैसे बनाया जाएगा? सरकार यानी गवर्नमेंट, जो भी अपनी गवर्नमेंट होगी वो राज्य गवर्नमेंट ही नियम बनाएगी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए।
लेकिन इतना बाढ़ आ गया है कि राज्य गवर्नमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ठीक है ना। या वो जो नियम कानून बना रही है उससे जनता बहुत दुखी है और ऐसा करना नहीं चाहिए। तो राज्यसभा, ध्यान से सुनिए, मैं राज्यसभा बोल रहा हूं, राज्यसभा के पास एक अधिकार होता है 249 के तहत, मैं राज्यसभा पढ़ाया था तो इस अनुच्छेद का जिक्र किया था। 249 के तहत राज्यसभा अगर कह दे कि उत्तर प्रदेश में कृषि राष्ट्रीय महत्व का विषय है, किसका है, राष्ट्रीय महत्व, या दूसरा एग्जाम्पल, पूरे देश में बाढ़ आ गई और कृषि पूरी तरीके से तबाह हो गई, तो हर राज्य अपना अलग अलग कानून बनाएगा। लेकिन राज्यसभा अगर कह दे कि इस समय जरूरत है कि पूरे देश में, पूरे राज्यों में केवल एक कानून कृषि के लिए होना चाहिए, तो कहने का मतलब अगर राज्यसभा राष्ट्रीय हित घोषित कर दे, राष्ट्रीय हित घोषित कर दे कि कृषि इस वक्त में राष्ट्रीय हित की बात करता है, और घोषित तब होगा जब राज्यसभा में 2/3 उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित हो जाए। अगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा ये कहती है कि कृषि वाला कानून राष्ट्रीय महत्व का कानून है, तब इस पे कानून केंद्र सरकार बनाएगी, न कि राज्य सरकार बनाएगी। और जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो कानून 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद फिर से उसको सदन में यानी लोकसभा में आगे बढ़ाना पड़ेगा। यदि नहीं बढ़ाया तो कानून नष्ट हो जाएगा और जो राज्य ने कानून बनाया है उस राज्य के कानून को प्रभावी कर दिया जाएगा। यही बात लिखी है 249। 251 में कहता है कि अगर कोई ऐसा कानून बना, ध्यान से सुनिए, 251 कहता है कि कोई ऐसा कानून बना जिसपे केंद्र भी बनाया है और राज्य भी बनाया है, तो ऐसे में केंद्र के कानून को माना जाएगा और राज्य के कानून को नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा नियम जिसपे केंद्र राज्य दोनों, केंद्र मतलब मोदी गवर्नमेंट, राज्य मतलब योगी गवर्नमेंट, ऐसे समझिए। जब दोनों ने नियम बनाया हो तो केंद्र सरकार यानी संघ सरकार, जो दिल्ली वाली सरकार है, उस सरकार की वैल्यू ज्यादा होगी, राज्य सरकार की वैल्यू शून्य हो जाएगी। आर्टिकल 253 कहता है, 253 कहता है अंतरराष्ट्रीय समझौते, अंतरराष्ट्रीय, जैसे मैंने अमेरिका से एक समझौता किया, क्या समझौता किया कि आप नैनी में आइए, हमारे यहाँ हाईटेक सिटी है, ठीक है ना, उस हाईटेक सिटी में हम सभी मिलके वायुसेना का युद्ध अभ्यास करते हैं, ठीक। अब राज्य सरकार खड़ा हो जाए, नहीं भैया हम यहाँ पे भवन बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी, हाईटेक सिटी बना रहे हैं, यहाँ नहीं होगा, कहीं और जाओ देख लो, ये राज्य गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता है, उस समझौते के तहत केंद्र सरकार कोई नियम बनाएगी। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय, ध्यान सुनिए, अंतरराष्ट्रीय समझौता को भारत सरकार किसी देश से की है और उस समझौते को पूरी करने के लिए केंद्र गवर्नमेंट को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाना पड़ा, तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। बात समझ में आया कि नहीं? अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची का विषय पे भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति आदेश जो कहेगा वही मान्य होगा। अगर मान लीजिए कोई चीज, ध्यान से समझिएगा, अगर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल, मान लीजिए कोई नियम राज्य सूची का कोई कानून बना, बड़े ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आपको फंसाएगा। अगर कोई कानून राज्य सूची से बना, विधानसभा में पास हुआ, विधान परिषद में पास हो गया, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, सिग्नेचर करूं कि न करूं, तो राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। अब राज्यपाल इसको भेजेंगे राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर कर दिया कि हाँ ठीक है ये कानून बनाया जाए। अगर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करके राज्य के किसी कानून को प्रभावी किया है, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति सिग्नेचर करके, राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति सिग्नेचर करके अगर राज्य सूची के विषय पे किसी कानून पे सिग्नेचर करके उसे कानून बनाया है राष्ट्रपति ने, तब ऐसे कानून में केंद्र का कानून मान्य नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अगर विधानसभा, विधान परिषद के बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दिया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया कि ये कानून हो, तब केंद्र सरकार कितना भी कानून बनाए उस केंद्र सरकार का कानून नहीं मान्य होगा, तब राज्य सरकार का ही कानून मान्य होगा। ये बहुत बड़ी बात है अनुच्छेद 253 में, और यही से क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा वो आपको फंसाएगा, ठीक है ना।
अब पूरी कहानी पढ़ने के बाद एक चीज एकदम स्पष्ट आपके दिमाग में छप गई होगी कि जब बात राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट की आएगी तो केंद्र गवर्नमेंट ऊपर होगा, राज्य उसके नीचे होगा। ये बात क्लियर हुई? तो आपसे पूछेगा भारत की संघात्मक व्यवस्था किसकी तरफ झुकी हुई है, मतलब किसको ज्यादा पावर देती है, तो आप क्या कहेंगे? केंद्र की ओर। ठीक है ना, केंद्र को ज्यादा प्रबल बनाती है, जबकि राज्य के पावर तो दी है लेकिन एक लिमिटेड पावर है और जरूरत पड़ने पे वो पावर छीन भी सकता है। ये देश की अखंडता के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए राज्यों को भी पावर दिया लेकिन जरूरत पड़ने पे वो पावर उसको छीन लिया गया। एक और चीज ध्यान रखिए, अगर देश में आपातकाल लगा है, किसी की सरकार नहीं, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है पूरे देश में, तो राज्य सूची पे कानून कभी भी राज्य सरकार नहीं बनाएगी। वो जो देश के राष्ट्रपति हैं वो जो कानून बनाएंगे वही कानून मान्य होगा। ये बात समझ में आया? जब आपातकाल हो तो राज्य के कानून लागू नहीं किए जाते, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों ने ये निवेदन किया, जैसे बहुत सारे राज्य छोटे छोटे हैं वो कानून नहीं बना पाते, या उसके सदन में बुद्धिजीवी लोगों की कमी है, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कानून कैसे बनाऊं, तो किसी विषय पे 2, ध्यान से समझिए, 2 या 2 से ज्यादा, 2 से कम नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों ने यह निवेदन किया, किससे? लोकसभा से, कि हमारे इस विषय पे आप कानून बना दीजिए, तो लोकसभा उस विषय पे कानून बना सकती है। समझ में आया? कोई एक विषय है, राज्य सरकार कानून नहीं बना पा रही है, 2 या 2 से अधिक राज्यों ने अगर ये निवेदन किया तो लोकसभा बनाएगी। अब लोकसभा बनाएगी तो वो पूरे देश पे लागू होगा, ऐसा नहीं होगा, जिसने निवेदन किया केवल उसी पे लागू होगा। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यही है अपना केंद्र राज्य संबंध, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कौन कितना पावरफुल है और कैसे देश चलेगा, इसी संबंधों पे हमने चर्चा किया। ठीक, अब कल आपका जो टॉपिक चलेगा वो निर्वाचन आयोग चलेगा, जो एक स्वतंत्र संस्था है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और भारत सरकार, ऐसे ही एक स्वतंत्र संस्था है निर्वाचन आयोग। कल हम सभी निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब देश में प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के पास आ जाता है, वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ये कहानी कब होती है, कैसे होती है, ये सारी की सारी कहानी कल चलेगी। आज के लिए इतना ही, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया?